प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड जो चैप्टर हमारा पूरा हुआ है उस पूरे पाठ को कैसे हम 10-15 मिनट में ही समझ लें, जिससे हमें प्रतियोगी परीक्षाओं को या हमारी मुख्य परीक्षा को रिवाइज करने में बहुत कम समय लगे और एक हमारा माइंड मेकअप बन जाए पूरे पाठ को एक साथ जोड़ने का। हम आपसे सबसे पहले चर्चा किए कि हमारी यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी की, इलेक्ट्रोस्टैटिक की। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक का हम मापन किसके द्वारा करते हैं, तो आप निश्चित तौर पर समझ रहे होंगे कि हम चार्ज आवेश के द्वारा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक का मापन करेंगे। आपको मैं पढ़ा चुका हूँ आवेश हमारे पास कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, पॉजिटिव और निगेटिव। आवेश क्या है? आवेश एक प्रॉपर्टी है जो क्या उत्पन्न करती है? क्या उत्पन्न करती है? वैद्युत क्षेत्र। जिसका प्रभाव कैसे आपको मिलता है, तो जिसका प्रभाव आप कूलाम नियम द्वारा ज्ञात करेंगे। आपको मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा था आवेश के प्रकार पॉजिटिव और निगेटिव हैं। ये पॉजिटिव और निगेटिव आपको बताए गए थे कि सिमिलर चार्ज क्या करेंगे, ये आपके रिपल्सन शो करेंगे और जो अपोजिट चार्ज होंगे वो क्या शो करेंगे, अट्रैक्शन शो करेंगे। आपको ये भी बताया गया था कि जो चार्ज का ट्रांसफ़र है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। चार्ज हमारा क्वांटाइज होता है। चार्ज हमारा क्वांटाइज होता है अर्थात चार्ज सतत न होके क्वांटाइज होता है। लेकिन आपसे एक चर्चा चैप्टर के दौरान और भी की गई कि जब आवेश की मात्रा बहुत ज़्यादा हो तो ऐसी स्थिति में आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन हमें कंटिन्यूअस लगता है, क्वांटाइज नहीं लगता है। तो ये आवेश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आवेश का वितरण है, ये 3 प्रकार से होता है। एक किसी एक विमीय वस्तु पर, जैसे कोई तार है, उस तार की एकांक लंबाई पर जो आवेश लगेगा, जो आवेश होगा, उसे हम रेखीय आवेश घनत्व के नाम से जानते हैं। ऐसे ही हमारे पास दूसरा था पृष्ठ आवेश घनत्व, वो क्या था, सिग्मा था, वो एकांक एरिया पर जो आवेश है। और ऐसे आवेश का वितरण था हमारे पास आयतन आवेश घनत्व, जो एकांक आयतन में आवेश की बात की गई। आवेश का वितरण 3 प्रकार से है, एक रेखीय है, एक पृष्ठीय है और एक आयतनीय है। इनकी चर्चा हमने की है। जब हम किसी आवेशित वस्तु के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इनकी चर्चा हम करते हैं। यह आवेश का वितरण हमारे पास 3 प्रकार से होता है। जो आवेश है वो प्रभाव क्या दिखाता है, निश्चित बात है बल उत्पन्न करता है। इस बल को हम किस नियम से देते हैं, कूलाम नियम से देते हैं। कूलाम नियम क्या बताता है, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, जिसे आपने फार्मूला दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R²। और आप देखेंगे तो यहाँ पर यदि हम यूनिट वेक्टर R का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारी राशि क्या हो जाएगी, आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। आप जाने जो लाइक चार्जेस हैं उनमें क्या है, रिपल्सन है, और उस रिपल्सन का कितना मैग्नीट्यूड होगा हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R² से जान सकते हैं। आपने देखा कि ये कूलाम नियम जो हमारा है ऑलरेडी वो न्यूटन के 3rd लॉ से ही जनरेट हुआ है। अर्थात जो एक आवेश है ये Q1, वो Q2 पर जितना फोर्स लगाता है Q2 भी उतना ही Q1 पर फोर्स लगाता है। अर्थात जो 1 और 2 का फोर्स है F12 बराबर माइनस F21, ये मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। यानी Q1 जितना Q2 पर बल लगाएगा उतना Q2 भी Q1 पर बल लगाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है। चार्ज के मैग्नीट्यूड आपको अलग अलग दिए होंगे और पूछा जाएगा कि इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो आप बिल्कुल डिसाइड रहें कि दोनों पर इक्वल फोर्स लगते हैं। हमने कहा था आवेश क्या उत्पन्न करता है, आवेश आपका इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। और आप जानते हैं किसी भी आवेश के चारों ओर की जो एरिया है जिसमें वो किसी अन्य चार्ज को अफेक्टेड कर सके, प्रभावित कर सके, उसे हम क्या बोले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इस वैद्युत क्षेत्र का हम मापन कैसे करते हैं, वैद्युत क्षेत्र का मापन हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
अक्सर हम ई से इसको डिनोट करते हैं, और अक्सर नहीं, हमेशा ई से डिनोट किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र, कभी कभी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शब्द न लिख के वैद्युत क्षेत्र लिखते हैं, लेकिन जो क्वांटिटी ई है वो हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। और आप देखिएगा इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकल आवेश के कारण जो आपके पास फार्मूला आया है कि E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², जहाँ पर मान लीजिए ये आपके पास क्या रखा है, Q आवेश रखा है, और इससे r दूरी पर आपको किसी बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इसका फार्मूला आपके पास है। अब मान लीजिए बहुत सारे आवेश हों, तो हम क्या करेंगे, इन सारे आवेशों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रत्येक अकेले आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर दूसरे के कारण, और ऐसे जितने भी आवेश होंगे सभी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करेंगे, हम सदिश योग ले लेंगे, तो फिर सारे आवेशों के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। सदिश योग लेते समय हम वेक्टर नियमों का पालन करेंगे, जिसमें हम समांतर चतुर्भुज का नियम या त्रिभुज का नियम लागू कर सकते हैं। अब ये एकल आवेश था, बहुल आवेश थे, ऐसे ही दो इक्वल चार्ज, आपके दो इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट साइन के जो आपके चार्ज हैं, ये समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति वाले आवेश हैं जो वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। और इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो आपको मैंने बताया है, अपने लेक्चर में भी बताया है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आप कई प्रकार से दे सकते हैं। किसी भी बिंदु के कारण आप निकालेंगे, प्लीज किसी भी बिंदु के कारण आप निकालेंगे तो आप देखेंगे P/4πε0 P/4πε0 इंटू √1 + 3 cos² थीटा बाई r³। ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर किसी भी बिंदु का तात्पर्य आप समझ सकते हैं, ये हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है -q और +q का, और यहाँ पर इसके केंद्र से थीटा कोण और r दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P, कुछ भी मान लो, कोई बिंदु P है, उस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पाएंगे। इसकी अक्षीय स्थिति को हम देखें तो अक्षीय स्थिति का फार्मूला आप इसी से निकाल सकते हैं। अक्षीय स्थिति का फार्मूला हमारे पास है 1/4πε0 2p/r³। निरक्षीय स्थिति भी इसकी है, और निरक्षीय स्थिति का जो फार्मूला है वो आप इसमें 2p के बजाय क्या होगा, E बराबर 1/4πε0 और p/r³। बहुत महत्वपूर्ण, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप सिर्फ इसे याद रखें कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला P/4πε0 1 + 3 cos² थीटा बाई r³। इसमें अक्षीय होगा तो थीटा बराबर 0 कर दीजिए, निरक्षीय होगा तो थीटा बराबर 90 कर दीजिए। किसी भी परीक्षा के लिए आप लगा सकते हैं। अब कोई वैद्युत द्विध्रुव आपके पास कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर कुछ बलाघूर्ण लगेगा, यदि कोई कोण बना रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये टाउ जो आपका है वो ऑलरेडी किसके बराबर होता है, PE sin थीटा के बराबर होता है। देखिए बलाघूर्ण कब कार्य करेगा, ये आप जानते हैं कि जब आपका क्या है, किसी कोण पर रखा हो और कुछ ऐसी स्थिति आपको मिलेंगी इसमें बलाघूर्ण कार्य न करता हो। ऐसे ही वैद्युत द्विध्रुव को आप घुमाएंगे तो आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कार्य आपके पास है W बराबर PE1 - cos थीटा है, किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब एक आपके पास द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा भी अक्सर कभी कभी पूछ ली गई है, तो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा द्विध्रुव को अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है, और ये -PE cos थीटा के बराबर होती है। आपको मैंने एक भी लेक्चर में और भी चर्चा किया था आपसे कि कुछ दो इलेक्ट्रिक डायपोल हों तो उनके बीच कुछ फोर्स कार्य करेगा, वो जनरल नियम से आप लगा सकते हैं। तो ये फोर्स जो हमारे पास है वो क्या है, आपके पास 6p1p2 बाई 4πε0 बाई 4πε0 इंटू क्या बनेगा, r⁴। क्या बनेगा, r⁴। तो मेन जो है कि आप देखते हैं दो आवेशों के बीच जो फोर्स है 1/r² के अनुक्रमानुपाती, बट दो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो फोर्स है वो 1/r⁴ के अनुक्रमानुपाती है। ये हमारे पास मेन जो वर्क था इलेक्ट्रिक फील्ड का था। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करने का हमारा और भी तरीका एक है जो हम आपको ग्राफीय रूप में बता चुके हैं, जैसे वैद्युत बल रेखाओं के रूप में कहते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वैद्युत बल रेखाओं के रूप में भी नोट कर सकते हैं। और वैद्युत बल रेखाओं के संबंधित हमारे पास एक टॉपिक आता है वैद्युत फ्लक्स, जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर सकते हैं और गॉस प्रमेय को लागू कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इसका कैसे हम चार्ट बनाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मापन है वो हम गॉस थ्योरम से कैसे करें, उसमें क्या चीज़ें हम करते हैं। देखिए हमने आपसे बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स
यानी वैद्युत क्षेत्र को हम वैद्युत बल रेखाओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और वैद्युत बल रेखाओं को हम वैद्युत फ्लक्स के रूप में गेन करते हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। जिस भी स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं ज़्यादा हैं वहाँ पर निश्चित बात है आप कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा है। तो यूनिट एरिया के लंबवत जो बल रेखाएं हैं वैद्युत क्षेत्र में, कोई यूनिट एरिया से जो वैद्युत बल रेखाएं लंबवत निकलती हैं उन्हीं की माप क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। ये वैद्युत फ्लक्स आप देखेंगे बच्चों, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं और ये किसके मल्टीप्लाई के बराबर होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर के डॉट गुणन के बराबर होता है। यदि हम किसी क्लोज सरफेस की बात करें तो ये क्लोज सरफेस के लिए हमारे पास जो ऑलरेडी हो जाएगा, ये बनेगा फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस कहीं मिलेगा। डी एस यहाँ पर थोड़ा सा आपको डी एस और एस के बारे में चर्चा आपको बता दें। हमने आपको पहले ही बताया था कि क्षेत्रफल हमारी कैसी राशि है? क्षेत्रफल अवयव एक सदिश राशि है। तो जब हम किसी क्षेत्रफल को छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं, छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं, तो इस छोटे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? डी एस बोलते हैं। इसी छोटे वाले भाग को क्या बोलते हैं? इस छोटे वाले भाग को डी एस बोलते हैं। और इस पूरे सरफेस का जो योग होता है उसे क्या बोलते हैं? यस। तो आपको कहीं कहीं लिखा मिलेगा, बिल्कुल मत घबराएगा, ई डॉट डी एस, यानी ई और डी एस का डॉट गुणन। तो किस वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल वेक्टर के स्केलर गुणन के बराबर होता है। अभी यदि ये सरफेस हमारा क्या हो? क्लोज हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या ले सकते हैं? क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस। जैसे मान लीजिए किसी गोले का पृष्ठ है तो ऐसी स्थिति में आपके पास ये बनेगा। अब वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए जो हमारे पास ये आया है, ये गॉस नियम से हम बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और गॉस नियम हमारे पास क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब गॉस नियम क्या कहता है? गॉस नियम आपको बताया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी सरफेस है उससे जो गुजरने वाला फ्लक्स है, प्लीज, उससे जो गुजरने वाला फ्लक्स है वो किसके बराबर है? वो बराबर है 1/ε0 और उस पृष्ठ के भीतर कितना आवेश रखा है उसके योग के। यानी पृष्ठ के भीतर जितना आवेश रखा है उसका 1/ε0 गुना। अभी आपने कहा कि वैद्युत फ्लक्स किसके बराबर है? क्लोज इंटीग्रल ई डी एस के बराबर है। दोनों को मिला के डिफाइन कर दिए, वही आपका क्या है? गॉस का नियम। गॉस का नियम क्या है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ से, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? उस पृष्ठ से परिबद्ध नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जिसकी चर्चा हमने पूर्व लेक्चर में आपसे कर दी है। तो बड़ी बात है कि हम गॉस नियम से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि हम कूलाम नियम से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करते हैं, यहाँ पर इसकी क्या जरूरत पड़ी? तो हम आपको अभी बताए थे, जो आवेशों का वितरण जब किसी वस्तु पर होता है तो ऐसी स्थिति में कूलाम के नियम से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना थोड़ा कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम गॉस नियम से बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा कर लेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करने के लिए एक शब्द हम यूज करते हैं गॉसियन सरफेस। ये हमारा आर्बिट्रेरी होता है और जिस प्रकार की आवेश की सिमेट्री होती है उसी के हिसाब से हम गॉसियन सरफेस की कल्पना कर लेते हैं। तो ये गॉस प्रमेय के हमारे पास कुछ अनुप्रयोग है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है विविध प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, और वैसे भी इन सब की चर्चा मैं कर चुका हूँ आपको पूर्व लेक्चर में। अभी मान लीजिए कि कोई एक अनंत लंबाई का तार है, इसके कारण r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो 1/4 इंटू लैम्डा बटे r। कहीं आप घबराएगा नहीं, यदि 4π/4 मैं लिख देता तो मैं ऊपर 2 लैम्डा लिख देता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। यदि हम इसे चाहें कि ये सदिश रूप में हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ हमको क्या करना है? यूनिट वेक्टर r का गुणा करना है, बाकी हमको कुछ भी नहीं करना है। अब ये एक अनंत लंबाई का तार था, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं फिर बता रहा हूँ कि अनंत लंबाई के तार या लंबे तार के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला या लागू होगा, बशर्ते ये किनारों पर नहीं लागू होगा। तार बहुत लंबा होगा तो इसके लिए बहुत आसान सा वर्क है। आइए, अब यदि कोई हमारे पास एक समान आवेशित अनंत विस्तार की अचालक प्लेट है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताया गया था σ/2ε0। यदि ये सिग्मा क्या है? सिग्मा आपका पॉजिटिव है तो आउटसाइड, और सिग्मा यदि आपका निगेटिव है तो क्या बनेगा? इनसाइड। ध्यान दीजिएगा, ये प्लेट हमारी कैसी है? ये प्लेट हमारी कैसी है? अचालक प्लेट है। क्योंकि यहाँ पर आपको बताना भी जरूरी है, किसी भी चालक प्लेट को दिया गया आवेश उसके सरफेस पर होता है, जबकि अचालक प्लेट को जैसे आवेश देंगे वहीं पर आपका आवेश रहेगा। तो ये अचालक प्लेट के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यदि मान लीजिए ये प्लेट कैसी हो? चालक प्लेट हो। कैसे हो? तो जस्ट इसका 2 टाइम हो जाएगा, तो चालक प्लेट के ठीक बाहर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी? σ/ε0। यहाँ पर
यदि ये चालक प्लेटें ये कैसी हों, विपरीत आवेशित हों, तो आप ध्यान दीजिएगा ये इस प्रकार का एग्जाम्पल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। किसके लिए? ये कैपेसिटर जब पढ़ाएंगे तब बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिएगा विपरीत आवेशित प्लेटें हैं और इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हैं, तो बाहर किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनके लिए क्या बनेगा? जीरो बनेगा। चाहे जहां बाहर कोई भी बिंदु ले लें, इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा? जीरो बनेगा। बट भीतर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास ऑलरेडी क्या होगा? सिग्मा बर ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। यानी विपरीत आवेशित चालक प्लेटों के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो है। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट। तो और ये प्लेट आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपसे पहले बताया गया कि जिस पर वैद्युत क्षेत्र में धन आवेश हमारा जिस मार्ग पर चलता है वही उस पर वैद्युत बल की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर धन से ऋण की ओर होगी। अभी हमने कहा एक समान आवेशित गोलीय कोष है, उसके कारण क्योंकि गोलीय कोष कहें या हम अभी गोलीय चालक करें तो दोनों के लिए वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास आएगी बाहर के बिंदु पर, बाहर का तात्पर्य है कि ये हमारे पास मान लीजिए आपके पास आवेशित गोलीय कोष या गोलीय चालक है। अब बाहर की बात मैं कोई बिंदु यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, कहीं भी ले लूँ जो कि इसके क्या हो? पृष्ठ के बाहर हो। तो इस पृष्ठ के बाहर के लिए r इज ग्रेटर देन r का कॉन्सेप्ट लेते हैं कि यानी वह दूरी त्रिज्या की से क्या है? बड़ी है, तभी बाहर पहुँचेंगे। तो यहाँ पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो और Q बटे स्मॉल r स्क्वायर। और इस प्रकार ये लगता है कि हमारा आवेशित गोलीय कोष एक बिंदु आवेश की तरह बिहेव करता है। इसके पृष्ठ पर देखते हैं तो केवल r चेंज होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो और Q बटा r स्क्वायर होता है। और आपको फिर बता दूं कि भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? शून्य होता है। ये मैं डेरिवेशन में भी आपको बता चुका हूँ कि गोलीय कोष या गोलीय चालक के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? शून्य होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यदि यही हमारे पास क्या हो? अचालक हो, तो ये दोनों फार्मूले तो अचालक के लिए सिमिलर रहते हैं। ये दोनों फार्मूले अचालक के लिए तो सिमिलर रहते हैं, बट आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि जब हम बात करते हैं भीतर की बात करते हैं तो अचालक, प्लीज ध्यान दीजिएगा, अचालक गोले के लिए मैं कह रहा हूँ, अचालक आवेशित गोले के लिए क्या होता है? केंद्र पर तो जीरो बन जाएगा। केंद्र पर क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, लेकिन भीतर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू आर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो और क्यू आर बटे क्या बनता है? आर क्यूब बनता है। यहाँ पर आर क्या है? सरफेस केंद्र से दूरी जिस बिंदु पर आप निकालना चाहते हैं, जिस बिंदु पर आप निकालना चाहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि कोई अचालक गोला है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बाहर और पृष्ठ के लिए सिमिलर होगा, लेकिन गोले के भीतर अचालक गोले के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है। सेंटर पर तो जीरो मिलेगी, लेकिन सेंटर के अलावा किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि यदि कोई चालक को आवेशित करते हैं तो उसमें जैसे ही आवेश देंगे, आवेशों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण के कारण एक बल लगेगा। उस बल को हम क्या बोलते हैं? यूनिट एरिया पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? वैद्युत दाब बोलते हैं। यानी आवेशित चालक के सरफेस पर क्या मिलेगा? प्रतिकर्षण बल मिलेगा। इसीलिए एक प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न आता है कि किसी गुब्बारे को आवेशित करने पर उसमें क्या प्रवृत्ति होगी? तो निश्चित बात है प्रतिकर्षण होगा सरफेस में, सरफेस पर आवेशों में प्रतिकर्षण होगा, खिंचाव होगा, तो उन गुब्बारों में फैलने की प्रवृत्ति होगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कोई भी एक गोले को आवेशित करते हैं गुब्बारे को, तो उसमें क्या प्रवृत्ति होगी? फैलने की, सिकुड़ने की। तो ये क्या होगा? फैलने की होगी, क्योंकि फोर्स में क्या होगा? रिपल्सन होगा। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास कोई आवेश है, उस कोई आवेशित वस्तु है, अक्सर बूंद की चर्चा की गई, मिल्टन आयरड्राफ्ट की चर्चा की जाती है। तो कोई भी आवेशित वस्तु है, आवेशित कण है, वो क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र के संतुलन द्वारा टिका रह सकता है। यहाँ पर मैं आपसे बता दूं, यहाँ पर देखिएगा वैद्युत क्षेत्र के संतुलन द्वारा टिका रह सकता है। ये देखिएगा कोई आवेश है, इस पर इसके भार के कारण mg बल लगेगा। यदि मैं इतना ही बल किधर लगा दूं? वैद्युत बल लगा दूं किधर? अपोजिट साइड डायरेक्शन में इस आवेश के, तो ये दोनों बल बराबर होंगे, तो ये आवेश नीचे नहीं आएगा भार के कारण, क्या होगा? हवा में रुका रह सकता है। तो ये जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है वो आवेशित कण को क्या करता है? संतुलित कर लेता है। और संतुलित करने की स्थिति में mg बराबर क्या बनता है? QE। इस पर भी अक्सर आपको सवाल मिलते हैं। यहाँ से आप मिल्टन आयरड्राफ्ट पर आपको एक सवाल मिलेगा। तो ये हमारे पास है वैद्युत क्षेत्र द्वारा किसी आवेशित कण को हम क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं, गिरने से रोक सकते हैं। इसका हम एप्लीकेशन बहुत सारी जगहों पर करेंगे, जिनका भी आपके पास जिनकी आपसे चर्चा पूर्व में की गई है और आने वाले पाठों में की जाएगी। ये जो हमारा लेक्चर था
ये सिर्फ आपके लिए इसलिए था कि हम इस 10-15 मिनट के लेक्चर में कैसे पूरे पाठ को एक साथ रिवाइज कर सकें। प्लीज़ देखने के बाद में कमेंट जरूर करें और इसे अपने और भी फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करें। हमारा अगला लेक्चर इसी चैप्टर के प्रॉब्लम्स को लेकर होगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स बच्चे बहुत ही फिजिक्स की प्रॉब्लम लगाने से भगते हैं, लेकिन आसानी से हम कैसे सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल आसान तरीकों में समझा दें।